बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विद्युत रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यदि समय रहा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ठीक है, दोनों में ध्यान देना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और विद्युत रासायनिक सेल दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होता है 55 नंबर का। और ये जो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, तो इसके लिए क्या बताओगे, इलेक्ट्रोड ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोड किसी धातु का छड़ होता है और जिस धातु का छड़ होता है यदि उसे उसी धातु के विलयन में डुबा कर रखा जाता है, ध्यान से समझना, जब किसी धातु का जो छड़ है उसको उसी धातु के विलयन में डुबा करके क्या किया जाए, रखा जाए। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट का विलयन है और कॉपर सल्फेट के विलयन में मैं कौन से धातु को डुबा करके रखूं, कॉपर का, तो इसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये जो छड़ है, इस छड़ को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। या इलेक्ट्रोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धसेल। क्या बोलते हैं, अर्धसेल। तो परिभाषा क्या दोगे इलेक्ट्रोड का, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में, जैसे कॉपर का छड़ है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में, मान लो आयरन का छड़ होता तो आयरन सल्फेट के विलयन में, जिंक का छड़ होता तो जिंक सल्फेट के विलयन में, हाइड्रोजन का रहता तो HCl के विलयन में, किसमें, HCl के विलयन में। ऐसा यानी कि अलग अलग क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे और उसमें उसी धातु के छड़ को मान लो हम लोग क्या करते हैं, डुबा करके रखते हैं। तो ये जो छड़ होता है उस छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। क्योंकि जब इसमें डुबा करके रखेंगे तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कैसे उत्पन्न होगा, ध्यान देना, तो जब विलयन में मैं डुबा करके रखूंगा, जैसे कि कॉपर है तो कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीकरण करके कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा और अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। क्लियर है, क्योंकि धातु का पहला शर्त होता है धातु अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पास कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस चार्ज आ गया और वो कॉपर 2+ कहाँ निकल गया, बाहर में। वैसे ही कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो भी तो टूट रहा होगा, कॉपर 2+ प्लस SO4 2- में। तो यहाँ का बाहर का पूरा चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, और अंदर का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं। तो इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, आपका विभव उत्पन्न हो जाता है और इस विभव को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। और शो किससे करेंगे, ई से। किससे शो करते हैं, ई से। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जो धातु का छड़ होता है उसे इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो एनोड होता है और एक होता है कैथोड। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का अलग होना। यहाँ पास जैसे कॉपर का छड़ था तो कॉपर से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ में। तो ये क्या है, आपका एनोड है। क्या है, एनोड है। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन आया रहता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अब इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो इसके लिए भी वही परिभाषा देना है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है। ठीक है, उसी धातु विलयन में डुबाया जाता है तो उसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। ठीक है ना, या विभव उत्पन्न हो जाता है। और इसमें जो उत्पन्न विभव है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। अब असल में इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होने का कारण क्या होता होगा, जैसे कि ये कोई धातु है, धातु को शो कर रहा हूँ एम से, मेटल M। ठीक है, ये जो धातु है, ध्यान से समझना, ये जो धातु है मेटल है, ठीक है, वो क्या किया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा और किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, M+ में। किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, M+ में। और ये M+ बाहर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अंदर में। इलेक्ट्रॉन जब अंदर में है तो ये यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करेगा और यहाँ पास उसी का क्या है, विलयन है, जैसे MSO4 का विलयन है। यदि M की जगह कॉपर लूँ तो कॉपर 2+, समझ आ रहा है ना, जिंक ले सकता हूँ, M मतलब कोई भी धातु है, मेटल। क्लियर है ना। अब इसमें रखूंगा तो ये भी इसमें टूटेगा प्लस में और माइनस में, समझ आ रहा है कि नहीं। M2SO4 कर सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो M+ और ये SO4, तो ये जो ध्यान समझना, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ निकलने के लिए कोई दाब लगा रहा होगा P1 और यहाँ से जो विद्युत अपघट्य ये यहाँ माइनस चार्ज, ये प्लस है, प्लस अंदर जाने के लिए कोई दाब लगा रहा होगा क्या, P2। जब ध्यान से समझना, जब P1 का मान ज़्यादा होगा किससे, P2 से, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दाब लगाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोड है उसमें कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोड में कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज। क्लियर है कि नहीं। और मान लो P2 का मान क्या होगा, ज़्यादा, किससे, P1 से, तो इलेक्ट्रोड का कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। और मान लो P1 बराबर हो जाए क्या, P2 के, मतलब
ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज, वो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? उदासीन या न्यूट्रल। आता नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए ये जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और उसके बाद आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है या विभव उत्पन्न हो जाता है। ये जो विभव है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है कि नहीं? ऑक्सीकरण का कारण होगा तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन के कारण होगा तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। विभव उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये जो धातु है तो धातु आयन जो रहेगा वो जब निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें दाब लगाएगा और इधर विद्युत अपघट्य रहेगा वो भी दाब लगाएगा। तो P1 बराबर यदि P2 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। P1 का मान बढ़ा है किससे? P2 से, तो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। और P2 का मान यदि बड़ा हो जाए किससे? P1 से, तो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? धनावेशित। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और किससे शो करते हैं इलेक्ट्रोड विभव को? ई से। किससे शो करते हैं? ई से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका? इलेक्ट्रोड विभव तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रभावित करने वाला कारक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, यदि सांद्रता, ध्यान समझना, यदि सांद्रता कम हो, ठीक है, यदि सांद्रता कम हो तो आयन आसानी से गति करेगा, ठीक है, और चालकता उसका क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा धातु का प्रकृति, धातु है, ध्यान समझना, धातु जो है वो आसानी से यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है मतलब इलेक्ट्रोड अच्छे से काम करेगा। धातु का पहला कैपेसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्षमता क्या होना चाहिए? एकदम ही ज़्यादा होना चाहिए। तो धातु के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव का मान। तीसरा विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति कि तुम जिस विलयन में उसको डुबाया हो उसका प्रकृति कैसा है, वो प्रबल विद्युत अपघट्य है कि दुर्बल। यदि प्रबल विद्युत अपघट्य रहेगा तो आसानी से विद्युत धारा का चालन करेगा और दुर्बल रहेगा तो आसानी से चालन नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ आपका ताप और दाब पर, ताप पर भी निर्भर करता है और दाब पर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड विभव को मेनली कितने कारक प्रभावित कर सकते हैं? 4। विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति और ताप और दाब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये कहानी हो गया आपका किसका? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। सबसे अब बात करेंगे क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अब ध्यान से समझना, ये पूरा डायग्राम को ही देखो, फोकस तो इसी में होना चाहिए। जब किसी धातु की छड़ को, मान लो ये कॉपर का छड़ है, इसको उसी धातु के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया मैं, ठीक है। अब ये मान लो ये जो पूरा परिस्थिति है इसमें क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दाब होना चाहिए कितना? 1 atm। और ये जो विलयन है, इस विलयन का जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो होना चाहिए 1 मोलर। क्या होना चाहिए? 1 मोलर। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी क्या लिख सकता हूँ? 298 केल्विन। क्या लिख सकता हूँ? 298 केल्विन। तो इस टाइम में इसमें जो आवेश उत्पन्न होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, इस टाइम में जब ये सब कंडीशन लगाए तो जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, उसी इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग क्या बोलते हैं? E0 या मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि एक आदर्श कंडीशन दिए। जैसे मैं तुम लोगों को उदाहरण दिया था ना कि एक स्टूडेंट होशियार है कि थोड़ा सा गधा है, उसको कैसे डिवाइड करते हो? 80% मानक बनाते हो। 80 से जिसका ऊपर है मतलब वो थोड़ा सा होशियार है, और 80 से कम है वो थोड़ा कमजोर है। गधा नहीं बोल सकते, थोड़ा क्या है? कमजोर है। तो मानक स्थिति क्या बनाए? 80%। सेम टू सेम मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि एक निश्चित ताप है और दाब है, ठीक है। और क्या किया गया है? सांद्रता कितना है? 1 मोलर है। तो उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रोड बनाए तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है उसमें जो आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। कोई दिक्कत इतने में? तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए? सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तीसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट छोटे छोटे आते गए और उन्होंने क्या किया? आयरन को लिया, आयरन सल्फेट के विलयन में डाल दिया, एक इलेक्ट्रोड बना दिया अर्ध सेल। कॉपर का लिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालकर बना दिया। जिंक लिया, जिंक सल्फेट के विलयन में। और हर कोई बोल रहा है कि मेरे को इसका इलेक्ट्रोड विभव जानना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग इलेक्ट्रोड, अब ऐसे में तो टेंशन आ जाएगा, कितना बार मैं ऐसे नापूंगा, जोखूंगा। समझ आ रहा है ना? इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालते रहूंगा। तो ऐसे कंडीशन में अलग अलग जो इलेक्ट्रोड बनाया गया, अर्ध सेल बनाया गया, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, उसको ज्ञात करने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बनाया गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी को रखेंगे, या तो उसको एनोड बना करके रखेंगे, या तो क्या बना करके रखेंगे? कैथोड बना करके रखेंगे। तो उसका जो मान आएगा उसके आधार पर हम लोग अलग अलग जो धातु लाए रहेंगे उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं।
जैसे कि ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान दो इधर, ठीक है। जैसे कि मैं क्या किया, एक पात्र लिया हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है, ये देखो एक पात्र लिए, ये और दूसरा पात्र लिए, ये तीसरा पात्र लिए, समझ आ रहा है ना। इसमें उसी धातु का क्या डाल दिए हैं, ऐसा है छड़ डाल दिए, क्लियर है। अब ध्यान दो, जैसे ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें किसका छड़ डाल दिया, कॉपर का। जिंक सल्फेट का विलयन था, किसका छड़ डाल दिया, जिंक का। FeSO4 का विलयन है, किसका छड़ डाल दिए, Fe का। समझ आ रहा है कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करो, इसका E का मान ज्ञात करो, इसका E का मान ज्ञात करो, इसका E का मान ज्ञात करो। ऐसा हो रहा था प्रॉब्लम। अब हर एक का अलग अलग निकालूंगा, वो क्या होगा, कठिनाई होगा। तो हम लोग क्या किए, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाए। क्या बना लिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब बनाए, ध्यान देना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब बनाए तो अब क्या करते थे, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसके सापेक्ष मान लो मेरे कॉपर का ज्ञात करना है, कॉपर को ला करके फिट करूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं। जब मेरे जिंक का ज्ञात करना रहेगा तो किसको ला करके फिट करूंगा, जिंक को। समझ आ रहा है। Fe का ज्ञात करना रहेगा, इसका ज्ञात करना रहेगा तो इसको ला करके फिट करूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो प्रोसेस चला, तो इसके लिए हम लोग उपयोग किए हैं किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। किसका उपयोग किए हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब अनुप्रयोग पढ़ोगे तो तुम लोग फंस जाओगे किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में। किसमें, विद्युत रासायनिक सेल। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। तो हेडिंग डालो, विद्युत रासायनिक सेल। चलो सब लोग हेडिंग डालो, विद्युत रासायनिक सेल। साथ साथ बनाना है ना तुम लोगों को भी, ठीक। चलो भाई, कैसे होता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में सबसे पहला कॉमन चीज, मोस्ट कॉमन चीज, विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जिसमें, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। पहले क्या होता था, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते थे। यहां हो रहा है उल्टा, रासायनिक ऊर्जा होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, उससे क्या उत्पन्न होगा, करंट। क्या उत्पन्न होगा, करंट। अब इसमें क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड लोन करके याद रखना है। लेफ्ट साइड जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है, और वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। लोन करके याद रखना है, LOAN। लेफ्ट साइड जो होगा, ध्यान समझो, लेफ्ट साइड में जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। और उसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तुम लोगों को जो यहाँ पास डायग्राम बना करके बता रहा हूँ उतना ही पूरा पेपर में भी बनाना है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। ध्यान से देखो क्या करते हैं, दो, ध्यान देना ना, दो बर्तन लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये पहला बर्तन, ये आपका, इसी में एक इलेक्ट्रोड लगा दी, ये पहला इलेक्ट्रोड है, ये देखो, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसी अच्छी आकृति का ना, ये देखो, ये दूसरा। यहाँ तक क्लियर है। लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है, आपका एनोड है, ये लेफ्ट साइड है, ध्यान देना ना, ये लेफ्ट है, ये आपका राइट, ठीक है ना, लेफ्ट हो गया और ये राइट। यहाँ पास हम लोग क्या किए, जिंक का छड़ लिए हैं और किस में विलयन में डाले, ZnSO4 में। यहाँ पास हम लोग किसका छड़ लिए, कॉपर का, और किस में डाल दिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का संपर्क हम लोग कर देते हैं किससे, विद्युत धारा से। किससे करेंगे, विद्युत धारा से, ठीक है। चलो, विद्युत धारा से संपर्क करते हैं ना इसका भी। और यहाँ पास लगा देंगे क्या, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर, ठीक, गैल्वेनोमीटर लगा दिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, जिंक सल्फेट का विलयन डाले हैं, ठीक है, जिंक का छड़ उसमें डुबाया है, कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया है, उसमें कॉपर का छड़ डुबाया है। यहाँ तक क्लियर है। लेफ्ट साइड में जो रहता है, ध्यान समझना, लेफ्ट साइड में जो रहता है उसका होता है क्या, ऑक्सीडेशन, मतलब वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। यानी कि ये जो जिंक है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ये त्यागा, यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया ना, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, मतलब ये नेगेटिव है, माइनस चार्ज वाला है। और जो माइनस चार्ज वाला होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ, एनोड।
क्या बोल रहे हैं, एनोड। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, क्लियर है। और ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन किसमें टूटा रहता है, कॉपर 2+ SO4 2 माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करेगा और ग्रहण करके इसमें चिपकते जाएगा। तो इधर का छड़ क्या होते जाएगा, पतला, और इधर का छड़ क्या होते जाएगा, मोटा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन, ऐसा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा, मतलब एनोड से किधर की ओर गति करेगा, कैथोड की ओर। कैथोड कौन सा चार्ज हो गया, ये इधर प्लस चार्ज है। जिन लोग बोलते थे कैथोड में माइनस चार्ज है, देखो गलत साबित हो गए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान दो, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर का क्या हो जाएगा, खत्म, सेल काम करना बंद, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जिधर गति करता है जस्ट उसके विपरीत साइड में कौन गति करता है, धारा, विद्युत धारा का प्रवाह इधर रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, हमको तो कंटिन्यूअस चाहिए ना, ठीक है, हमको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कंटिन्यूअस यदि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, लवन सेतु का। किसका उपयोग करेंगे, लवन सेतु का। और लवन सेतु बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यू आकार का नली लेते हैं, ये देखो, ठीक है, ऐसा इस टाइप का एक यू आकार का नली लेते हैं। और ये जो यू आकार का नली है, इसके सबसे बाहरी सिरे में यहाँ पास कॉटन का प्लग लगाते हैं, कॉटन मतलब रुई, कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि इधर का विलयन इधर ना जाए, ऐसा वाला कहानी रहे, क्लियर है। इसके साथ साथ हम लोग इसमें क्या भरते हैं, ध्यान दो, इसमें KCl KNO3 और क्या करते हैं, अगर अगर जेल, अगर अगर या अगर अगर जेल, इसका यूज़ करते हैं, क्लियर है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इधर से इधर जा सकता है, क्लियर है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए मेनली इसका यूज करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पास क्या हो रहा था, ये तो प्रथम अर्ध सेल समीकरण हो गया। जिंक का जो था इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और वो आगे बढ़ रहा था, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में। इधर क्या हो रहा था, चलो बताओ, इधर जो कॉपर 2+ था, ये जो टूटा हुआ था, वो 2 इलेक्ट्रॉन को, इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था, और किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में। किस में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये हो गया प्रथम अर्ध सेल समीकरण, प्रथम अर्ध सेल समीकरण। अच्छा, इसको कैसे शो करते हैं, Zn/Zn2+, एक सिंगल ऑब्लिक लगाया हूं ना मैं, इसको कैसे शो करोगे, द्वितीय अर्ध सेल समीकरण है ये, द्वितीय अर्ध सेल समीकरण। इसको कैसे शो करोगे, कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। अच्छा, यहाँ पास देखो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा यहाँ, और यहाँ पास क्या निकलेगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान, इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान आता है कितना, -0.76 वोल्ट रहता है, -0.76 वोल्ट, और इसका रहता है +0.34 वोल्ट। इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जब मापन किए रहते हैं ना अलग से, ये एक अर्ध सेल है, ये एक प्रॉपर अर्ध सेल है, मैं बताया था ना, इतने को अर्ध सेल बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, अर्ध सेल। तो इलेक्ट्रोड रे परिभाषा सबसे पहले पढ़े थे, तो ये एक अर्ध सेल है, तो इसका मान -0.76 वोल्ट, और इसका कितना आता है, +0.34 वोल्ट। अब यहाँ तक क्लियर है। जब इसको पूर्ण सेल समीकरण बनाया, दोनों अर्ध सेल था, दोनों को अब क्या किया हम लोग, जोड़े हैं, ठीक है, दोनों को अब हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो अब क्या लिखोगे, ये प्रथम अर्ध सेल समीकरण हो गया, ये द्वितीय अर्ध सेल समीकरण। अब क्या लिखोगे, पूर्ण सेल समीकरण, पूर्ण सेल समीकरण। जब पूर्ण सेल समीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो देखो, Zn से Zn2+, ये लीजिए, इसको डबल ऑब्लिक करना है, समझ आ रहा है, पहले सिंगल था, इसको आप बीच में क्या करोगे, डबल, और कॉपर 2+ से किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉपर में। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका जो प्रॉपर दक्षता है, इसका मान निकालोगे इलेक्ट्रोड विभव का, तो E0 का जब मान निकालते हैं ना इसका, तो वो लिखते हैं E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड का मान कितना है, कैथोड का मान ये 0.34, माइनस एनोड का मान कितना है, -0.66, 0.76 ये है। तो क्या आ जाएगा, चलो बताओ बताओ, E0 का मान, तो फिर E0 का मान क्या आ जाएगा, 0.34, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.76, तो इसका मान आ जाएगा 1.10 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 1.10 वोल्ट।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो पेपर में कभी भी विद्युत रासायनिक सेल आया तो डायग्राम बस बोला तो पूरा ये डायग्राम बनाना है और ये सब इतना लिखना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तब पूरा नंबर मिलता है। और मैं भी टेस्ट में यदि दूंगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। तुम लोग क्या करते हो, इतना बस को छाप देते हो, नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। कॉन्सेप्ट इससे पता चलता है कि तुमको क्लियर हुआ है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है? इधर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। इधर क्या हुआ है? अपचयन। ऑक्सीकरण विभव का मान -0.76, अपचयन विभव का मान 0.34। पूर्ण सेल समीकरण करके पूर्ण विभव निकाल लिए हो ना तुम लोग। 1.10 वोल्ट पूछता है पेपर में, पूर्ण सेल समीकरण बताइए इसके लिए, या फिर इसके लिए ई नॉट का मान बताइए विद्युत रासायनिक सेल के लिए। अच्छा, इसको हम लोग वोल्टीय सेल भी बोलते हैं। आल्सेंद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? वोल्टीय सेल। ठीक है, इसी को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो कभी भी वोल्टी सेल करके पूछा या गैल्वेनिक सेल पूछा या विद्युत रासायनिक सेल बोले, तीनों का मीनिंग क्या है? यही एक ही है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, डेनियल सेल, डेनियल सेल भी बोलते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है? चलो, हो गया क्या? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है, इसके बाद देखो। अच्छा, अब इसके बारे में तुम लोगों को कैसे ही लिखना है, ध्यान देना तो जी। ठीक, सर्वप्रथम देखो जी, इसका वर्णन कैसे करना है। वर्णन देखो, वर्णन गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल बोलते हैं। विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है, चलो ध्यान दो थ्योरी। विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। पहले ये लिखोगे। इसका खोज आल्सेंद्रो वोल्टा ने किया था, इस कारण वोल्टीय सेल। क्या बोलेंगे? वोल्टी सेल। गैलेनी और वोल्टी, आल्सेंद्रो वोल्टा दोनों ने मिलकर किया था, इस कारण गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, ये तो वोल्टी सेल बोलेंगे। क्लियर है? अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना ना, इसका वर्णन करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल का क्या करेंगे? वर्णन। पहले तो डायग्राम बना लेना। इसमें दो पात्र होते हैं, एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है तथा इसमें जिंक का छड़ डूबा हुआ होता है, तथा दूसरे पात्र में जो कि राइट साइड में होता है उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का छड़ डूबा हुआ होता है। दोनों का संपर्क विद्युत धारा से कर दिया जाता है तथा दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। क्लियर है? दोनों पात्र को जोड़ने हेतु लवण सेतु का एक यू आकार का नली होता है जिसे लवण सेतु कहते हैं, इसे बीच में फिट कर दिया जाता है जिसमें KCl KNO3 और अगर जेल भरा होता है। दोनों सिरों में, लवण सेतु के दोनों सिरों में कॉटन का प्लग लगा हुआ होता है ताकि दोनों विलयन आपस में मिश्रित ना हो गया? अब क्रियाविधि लिखोगे। जैसे ही यहाँ पास देखो, यहाँ पास गैल्वेनोमीटर बनाया हो ना, यहाँ पास ऐसा हो सकता है, एक मिनट रुको, यहाँ पास वैसे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पास रुको ना, ये ऐसा कुंजी के लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसे जैसे वार को ऐसे जोड़ूंगा रे, यहाँ पास कुंजी क्या है? के। जैसे कुंजी के को दबाया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। किधर से किधर? एनोड से कैथोड की ओर। सॉरी, विद्युत धारा नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होने लगता है? एनोड से कैथोड की ओर, तथा धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होने लगता है, जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, अर्थात जिंक सल्फेट के विलयन में, ठीक है, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबे हुए जिंक के छड़ में क्या होने लगता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, तथा इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग कर कहाँ जाने लगता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिससे कॉपर सल्फेट का जो विलयन में उपस्थित कॉपर 2+ है उस 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इस तरीके से जिंक सल्फेट में जिंक का जो छड़ रहता है धीरे धीरे पतला और कॉपर का छड़ धीरे धीरे क्या होने लगता है? मोटा होने लगता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, प्रथम उसके बाद ये पूरा वर्णन कर डाले। उसके बाद क्या लिखोगे? एनोड में होने वाली अभिक्रिया, ये। फिर क्या लिखोगे? कैथोड में होने वाली अभिक्रिया, दोनों लिख दिए। फिर उसके बाद लिखोगे पूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या लिखोगे? पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसका विभव का मान। इतने का प्रथम अर्ध सेल इलेक्ट्रोड का मान कितना आता है? -0.76 और इसका मान ये आता है। क्लियर है? फिर दोनों को जोड़ करके मान 1.10। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये पूरा हो गया ना। उसके बाद आप लोगों को लिखना है क्या? लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के सबसे पहला कार्य, दोनों के बीच में देखो, लिखो लवण सेतु का पहला काम विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। विद्युत परिपथ क्या करता है? पूर्ण करता है। विद्युत परिपथ क्या करता है? पूर्ण करता है। इसी के कारण दोनों के विलयन आपस में नहीं मिलते, दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। लवण सेतु के 3 कार्य लिखे करके आता है, दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। और क्या लिख सकते हो? ये तीसरा लिखना है, विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। और अपने से देख लेना तुम लोग बुक वगैरह में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है।
अच्छा याद रखना ना, यदि हमारे सेल में हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, मान लो सिल्वर का सेल बना रहा हूं मैं Ag, या फिर Hg का सेल बना रहा हूं, या तो फिर किसका सेल बना रहा हूं, लेड का सेल, किसका सेल, लेड का, Ag Hg या फिर Pb, Ag का या तो फिर Hg पारा, या तो फिर किसका, लेड का, तो हम लोग KCl का प्रयोग नहीं करेंगे, KCl का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि KCl जो रहता है, ध्यान समझना, ठीक है, KCl जो रहेगा AgCl के साथ क्रिया करके AgCl2 बना सकता है, Pb के साथ क्रिया करके PbCl2 बना सकता है। क्लियर है ना, तो KCl का उपयोग कब नहीं करते, किसके सेल में नहीं करते, Ag के, Hg के और Pb के। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका जो विद्युत रासायनिक सेल है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेनली मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बार ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है, नेगेटिव है, और यहाँ पास क्या रखा हूँ मैं, जिंक को रखा हूँ, किसको रखा हूँ, जिंक को, और इस साइड वाले में क्या है, कॉपर है। तो एक साइड को याद रखना, दूसरा साइड अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है आपका, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों बनाया गया है, मैं सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि अलग अलग इलेक्ट्रोड ले रहे थे, कोई भी वैज्ञानिक आता था, कोई भी इलेक्ट्रोड बना करके लाता था, उसका इलेक्ट्रोड विभव बता बोलता था। तो ऐसे में अन्य वैज्ञानिकों को क्या होता था, कठिनाई होता था। तो कठिनाई को दूर करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड का, जैसे मैं बताया ना, आयरन का है, आयरन सल्फेट के विलयन में डुबा करके कोई ला दिया, इसका विभव बता। कॉपर का है, कॉपर सल्फेट के विलयन में ला करके डुबा करके दिया, इसका विभव बता। ऐसा बहुत सारा चल रहा था, अलग अलग जितने भी धातु हैं उनका हम लोग उपयोग करके देख रहे थे इलेक्ट्रोड के रूप में कि कौन ज़्यादा करंट सप्लाई कर सकता है। तो हम लोगों को क्या करना था, करंट ज्ञात करना था, यानी कि किसका विभव का मान कितना ज़्यादा होता है। तो इसके लिए उपयोग किया गया, यानी कि निर्माण किया गया किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, इसमें भी डायग्राम IMP है। पहले आज डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, कल इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चल ध्यान से समझो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सर्वप्रथम एक पात्र होता है, ठीक है। सर्वप्रथम एक क्या होता है, पात्र होता है। इस पात्र में किसका विलयन भरा हुआ होता है, HCl का। किसका विलयन भरा हुआ होगा, HCl का, जिसका सांद्रता कितना होगा, 1 मोल। जिसका सांद्रता क्या होगा, 1 मोल। 1 मोल को दर्शाना रहता है 1 कैपिटल M, मोलर, 1 मोलर। क्लियर है ना, 1 मोलर लिखोगे तो वही है कहानी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या होता है, एक प्लेटिनम का प्लेट होता है। किसका प्लेट लेना है, प्लेटिनम का। चलो भाई, प्लेटिनम का एक प्लेट लेते हैं। ये जो प्लेटिनम का प्लेट है, ठीक है ना, प्लेटिनम का प्लेट है। इस प्लेटिनम के प्लेट का संपर्क हम लोग किससे कर देंगे, ठीक है, कॉपर से। किससे करेंगे, कॉपर से, ध्यान, कॉपर के तार से कर दिए। क्लियर है। जहां पास प्लेटिनम का प्लेट है और कॉपर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जहां पास प्लेटिनम का प्लेट और कॉपर दोनों जुड़े हुए हैं, वहां पास हम लोग डालते हैं क्या, पारा। ठीक है, क्या डालेंगे, पारा। Hg संधि तल बोलते हैं, इसको लिख देता हूँ, Hg संधि तल। डायग्राम में गलती करोगे इस कारण पहले बता रहा हूँ। ये Hg संधि तल हो गया, ये हो गया किसका तार, कॉपर का तार, कॉपर की तार। इसके बाद ये क्या हो गया, प्लेटिनम का प्लेट, प्लेटिनम का प्लेट। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो कॉपर का तार है, कॉपर के तार को हम लोग क्या करते हैं, कांच के एक नली से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। क्लियर है, किससे कवर कर दिए, कांच के पतली नली से। अच्छा, और ये जो पूरा उपकरण बना है ना, इसको फिर से हम लोग कवर करेंगे किससे, ठीक है, परख नली से। किससे कवर करेंगे, परख नली से। अलग कलर लेते हैं ना, देखो, ठीक है। देखो, ये प्रॉपर एक परख नली से हम लोग क्या कर दिए, इसको कवर कर दिए ना। टोपी लगा दो उसको। कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक। यहाँ पास 1 मिनट ना, ठीक। ठीक, इसका संपर्क फिर विद्युत धारा से कर देंगे। यहाँ पास से फिर एक इलेक्ट्रोड यहाँ पास से लगा रहेगा। क्लियर है।
अच्छा, यहाँ पास किसका प्रवेश कराएंगे? हाइड्रोजन गैस का। किसका? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को प्रवेश कराएंगे। ठीक है, कितना दाब? ठीक, तो 1 atm दाब लगाएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, और हाइड्रोजन गैस को जब इस टेम्परेचर पर और इस दाब पर जब इसके अंदर प्रवेश कराएंगे तो ये जो प्लेटिनम रहता है वो प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। और ये किसका इलेक्ट्रोड बन गया? हाइड्रोजन का। किसका इलेक्ट्रोड बन गया? हाइड्रोजन का। 1 मोल HCl में डूबा हुआ है। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन का अभिक्रिया होगा। ऑक्सीकरण का अभिक्रिया हो रहा है, मान लो, यानी जैसे क्या हुआ होगा? हाइड्रोजन है, H2 है, ऑक्सीकरण का अभिक्रिया होगा, H है तो अपने एक H+ इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? त्याग दिया होगा। जब कौन से रूप में काम कर रहा होगा? ये एनोड के रूप में। कौन से रूप में काम कर रहा होगा? एनोड के रूप में। जब कैथोड के रूप में काम करेगा, यानी कि ये HCl विलयन है, ये टूटा होगा H+ + Cl-, तो ये जो H+ रहा होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? ग्रहण किया होगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पास ये किस में कन्वर्ट हो गया? फिर से H में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक बार ये एनोड के रूप में काम कर रहा है और एक बार किसके रूप में काम कर रहा है? कैथोड के रूप में। यहाँ तक क्लियर है? मतलब प्रथम अर्धशील समीकरण H से क्या बना है? H+, और दूसरा क्या बना सकते हैं? H+ से H। यहाँ तक क्लियर है? और दोनों को एक साथ लिखना पड़ा जाए तो H से H+, डबल डैश ऐसे किए, H+ से फिर क्या बन गया? H। ऐसा पूर्णशील समीकरण बन गया। यहाँ तक क्लियर है? अरे अब इसको कई लोग ऐसे लिखते हैं 2H+ से 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, सबको 2-2 कर देंगे ना, 2H या H2G। 2H में यानी कि क्या लिख सकते हो? या H2, या फिर इसी क्या लिख सकते हो? H2। जिन लोगों को नहीं समझ आता है, भैया गलत बता रहे हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, मीनिंग वही है। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन अपना त्यागा, जो इलेक्ट्रॉन अपना त्यागता है वो क्या है? एनोड। जो ग्रहण करता है वो क्या है? कैथोड। तो एनोड और कैथोड के रूप में उपयोग हो गया इसका। अब ध्यान दो, इसका ऑक्सीकरण विभव और इसका अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव का मान और अपचयन विभव का मान समान होता है, लेकिन केवल और केवल चिन्ह क्या होता है? विपरीत। तो इनका जो मान रहता है ऑक्सीकरण अपचयन विभव का मान, वो स्वेच्छा से क्या मान लिया जाता है? 0। क्या मान लिया जाता है? 0। क्लियर है कि नहीं? तो ये कहानी हो गया किसका? आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्लियर है? तो कभी भी आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आए तो पूरा ये डायग्राम बनाना है HCl के विलयन में। और मानक स्थिति है, मानक स्थिति है, स्टैंडर्ड स्थिति में क्या बोला हूँ मैं आप लोगों को? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब कितना होना चाहिए? 1 atm, और सांद्रता कितना होना चाहिए? 1 मोल। क्लियर है? तो अब हम लोग जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाए हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड को ला करके उसका इलेक्ट्रोड विभव का क्या करना था? मापन करना था, उसके लिए बनाए थे ना। तो उसके मापन के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब कल अनुप्रयोग में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका उपयोग एक बार कैथोड के रूप में किया जा सकता है और एक बार एनोड के रूप में, जो कि पिछले इसी साल 2024 में आपका बोर्ड के एग्जाम का 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।